हाउ टू मेक योर माइंड एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आप टॉप में हैं, अगर आप क्रीम में हैं, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे आप गोलगप्पे ही बेचते हो। बेटा भगवान सब ठीक कर देगा। नाउ दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। या मैंने पूछा पापा से आपको कैसे पता, कहते व्हाट्सएप पे आया था कि भाई यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड अर्न मनी, यू शुड गेट रिच। तुम क्या लालची हो क्या? कहते हैं कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड देन यू डोंट नो इट। मतलब अगर आप कोई चीज एक बच्चे को नहीं सिखा सकते तो वो आपको खुद बहुत अच्छे से नहीं आती। ये बहुत कॉमन कहावत है पर बहुत हद तक सच है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत फैंसी और टिपिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं अपनी बात को प्रूव करने में या एक्सप्लेन करने में, पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि उनको वो खुद ऊपर से आता है और डीप नॉलेज नहीं है उस बारे में। और वहीं कुछ लोग इतने बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से अपनी बड़ी से बड़ी थ्योरीज एक्सप्लेन कर देते हैं जो एक बच्चे को भी आसानी से समझ में आ जाए। हम सब ने स्कूल कॉलेजेस में इन दोनों ही टाइप के टीचर्स देखे हैं, सो एवरीवन कैन रिलेट दिस। सर जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना जो आपने छोड़ा था उसका सॉल्यूशन बता दीजिए। अरे कौन सा फोर्थ? जो मैंने बोला था बहुत सिंपल है। अच्छा वो, अरे रुको मेरे पास फोन आ रहा है, ऑफिस में कुछ काम है। हाँ सर अभी आया। अच्छा तो ये ऐसे होना था, जल्दी से जाता हूँ और रट के बता देता हूँ, वरना कोई टॉपर को उठा लूंगा। कोई तो ट्यूशन अच्छे कोचिंग में जाता ही होगा, उसको तो आता ही होगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन कहता है नेगेटिव नॉलेज इज वे मोर पावरफुल देन पॉजिटिव नॉलेज। अगर हमें पता है कि हमें क्या नहीं करना है तो हम क्या करना है इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे एक बुक है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉल्फ डॉबिली। इसमें ऑथर ने बायसेस के बारे में बताया, जो प्री एजम्पशंस हम लोग अपने माइंड में सोच के रखते हैं कि ऐसा होता है, उनको खारिज किया एक तरह से इस बुक में। तो इनमें से कुछ बायसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटकम बायस के बारे में। वी ऑल सी आउटकम्स नॉट द प्रोसेस बाय विच द आउटकम केम। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सर्वे में 1 मिलियन मंकीज को लिया जाता है और उन्हें 2 बटन दिए जाते हैं। एक स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, एक स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, और पूरे 1 मंथ तक स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है उन मंकी के थ्रू। तो उन 1 मिलियन मंकीज में से 50% सही रहते हैं, 50% गलत। मतलब 50% कहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तब जाती है, जब मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी कब बटन प्रेस करते हैं तो वो नीचे जाती है। फिर 50% को हटा दिया जाता है जो गलत होते हैं, और जिन्होंने प्रिडिक्शन सही करी होती है उनको रखा जाता है। कुछ टाइम के बाद हमें एक मंकी मिलता है जिसकी प्रिडिक्शन हमेशा सही है, मतलब जिसने शुरू से एंड तक पूरे सर्वे में बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था कि कब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, कब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। उस मंकी को हीरो बना दिया जाएगा। क्या वो पीता है, क्या वो खाता है, उसके माँ बाप कौन है, सब कुछ एनालाइज किया जाएगा, और उसके ऊपर जैसे हम देख रहे हैं एनएफटीज आने लग जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, पर ये जो आउटकम आया है इसकी प्रोसेस क्या है वो लोगों ने नहीं देखी होगी। बस लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसने इतने टाइम तक स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट किया है तो सही होगा। तो रॉल्फ डॉबिली यही प्रूव करना चाहते हैं कि हम आउटकम के बेसिस पे जज करते हैं लोगों को और अपने डिसीजंस लेते हैं, और जबकि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो आउटकम आया कैसे। सेकंड बायस है संक कॉस्ट फैलेसी। इसमें मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी 12th में मैथ्स थी। मैंने उसके बाद बीटेक ना करके बीएससी एग्रीकल्चर चूज किया क्योंकि मेरे एक बार जेईई मेंस में नंबर अच्छे नहीं आए। बीएससी एग्रीकल्चर होते होते सेकेंड ईयर तक का मेरे को लग गया था कि मेरे को नहीं करना बीएससी एग्रीकल्चर, या शायद मैं कोडिंग की तरफ गया होता, बीटेक ही किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। और उसके बाद कोविड आ गया और मैं घर बैठ के इंस्टाग्राम थीम पेजेस और इस साइट के बिजनेस में चले गया, ऑनलाइन बिजनेस में। फिर ग्रेजुएट होके मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि या मैं एग्रीकल्चर की जॉब के लिए जाऊं या फिर जो मैं कर रहा हूं इसी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप में आगे स्केल करूं और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करूं। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि जो मैंने कॉलेज में फीस दे दी, मेरे 4 साल चले गए, जिनमें से ऑब्वियसली 2 साल ही मेनली मेरे गए। उसके बाद मैंने जो करना था वो मैंने किया, तो वो नॉन रिकवरेबल एक्सपेंस है। मतलब अब वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो वापस नहीं आ सकता तो मैं उस पैसे को, उस टाइम को ये सोच के कि मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इतना उस पैसा दिया उस चीज के लिए, तो अब मेरे को वही करना चाहिए। ऐसा गलत है। यही रॉल्फ डॉबिली कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट। तुम्हें जो करना है जब तुम्हें समझ में आए तब शुरू करो, तब करो। उन्होंने अपने बुक में एग्जांपल दिया है कि उनकी वाइफ और वो थिएटर जा रहे होते हैं मूवी देखने के लिए, जो $30 के आसपास के उनके टिकट होते हैं, पर उनका मन नहीं होता है, उनको सनसेट देखना है। जो वहाँ पर वो बैठे हैं, वहाँ पर से सनसेट का व्यू आ रहा है, उनको वही देखना है। पर उनकी वाइफ कहती है कि हमने $30 पे किए हैं वहाँ, तो हमारे वो $30 ऐसे ही चले जाएंगे, तो चलो देखते हैं। पर लेकिन वो कहते हैं कि वो तो जाने थे वो गए, पर अब जो हमें दिख रहा है, जो ये सनसेट का व्यू दिख रहा है, कम से कम उसको तो एंजॉय करो। तो वही कहने का मतलब है कि
अब वो जो पैसा और मेरा टाइम जाना था वो गया, लेकिन अब जो मेरे को करना है अब वो करो, साफ बात है। ऐसी मैं आपसे भी कहूँगा कि आपका जो पैशन है या जो आपको करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करो, चाहे जब आप क्लियर हो तब। थर्ड बायस है सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे यूट्यूब ले लो। हम लोग शुरू कैसे करेंगे, हम मोटिवेशन कैसे लेंगे, बीबी को देख के, आशीष चंचलानी को देख के, अंकुर वारिकू को देख के, इनको देख के हम मोटिवेशन लेंगे। पर हाँ, हमें फेलियर्स भी देखने चाहिए। इसमें रॉल्फ डॉबिली कहते हैं कि सिर्फ 1 to 2% चांस हैं किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हमें फेलियर्स का भी पता होना चाहिए, हमें दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए, और किसी भी फील्ड में एंट्री करने से पहले ही सक्सेस और फेलियर के चांसेस और अपना पैशन सब कुछ देख के उतरना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी देख के चलूंगा, मैं उनसे भी मोटिवेट होऊंगा जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में। पर हाँ, मैं उनको भी देखूंगा कि कितने लोग करते हैं यूट्यूब पर, बहुत कम सक्सेसफुल हो। तो मैं अपने माइंड में एक पहले से सोच के चलूंगा कि हाँ, बहुत कम चांसेस हैं, पर काश किया होता वाली फीलिंग ना आए कभी आगे चल के। तो बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कन्फर्मेशन बायस। हम पहले से अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स बना लेते हैं किसी भी टॉपिक को लेके कि ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, और जो हमारे वो एग्जिस्टिंग बिलीव्स होते हैं उनको जो सपोर्ट करते हुए एविडेंस में दिखते हैं, हम सिर्फ उन पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपका 100 दिन बिल्ली ने रास्ता काटा और उनमें से सिर्फ एक ही दिन आपके साथ कुछ हल्का फुल्का गलत हो गया, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, बिल्ली ने रास्ता काटा तभी ऐसा हुआ। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हाँ 99 दिन तो नहीं हुआ था, पर वो एक दिन हो गया, हम मतलब उसको एज अ प्रूफ ले लेंगे कि ऐसा होता है। तो हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए जो इन बिलीव्स को तोड़ रहे हैं, मतलब वो एविडेंस भी देखने चाहिए जो इन बिलीव्स को मतलब क्रॉस कर रहे हैं एक तरह से। अब नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी बायस। हम अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंग एक पिक्चर बना लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे आपने अपने दोस्तों को किसी ना किसी को सुना होगा कि भाई स्मोकिंग करने से कुछ नहीं होता, मेरे दोस्त के दादाजी थे बचपन से स्मोकिंग करते थे और 100 पार जिए, अरे भाई कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाले लोग मिल जाएंगे आप। तो हम ऐसे ही स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं अपनी बात को प्रूव करने में, मतलब अपने को दिलासा दिलाने के लिए। इसी बात पे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, यू शुड नेवर एवर फूल एनीबडी एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो वो ह्यूमन ब्रेन के फोरफ्रंट एरिया में स्टोर हो जाती है और हम धीरे धीरे उसको सच मानने लगते हैं, भले ही वो झूठ भी क्यों ना हो। तो कोई भी चीज अपने से मत छुपाओ। मेरे को पता है मेरा बिजनेस अगर सही नहीं चल रहा है और मैं दूसरों को बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा सही चल रहा है, ऐसे ही चलता है बिजनेस, तो धीरे धीरे प्रॉफिट आएगा, अभी लॉस में हूँ पर आएगा, धीरे धीरे आएगा प्रॉफिट। अगर तुम्हें पता है तुम्हें बिजनेस में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, रेड फ्लैग्स मतलब ऐसे इंडिकेशंस जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि भाई गलत जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे अपने से झूठ ना बोलो और रियलिटी को देख के आगे बढ़ो। अब आप कहेंगे ये पता तो सबको है, पर क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे मेन है ईगो, जो हमें रियलिटी को नहीं देखने देती। अगर आप ईगो को साइड कर लेंगे तो आप ट्रुथ और रियलिटी दोनों देख पाएंगे, क्योंकि आपका ईगो ट्रुथ को फेस करना नहीं चाहता। और अगर ईगो ही स्मॉल कर लोगे तो आपके रिएक्शंस काफी नॉर्मल होंगे लाइफ को लेकर, आपके डिजायर्स कम होंगे आपके आउटकम को लेकर, आप अल्टीमेटली रियलिटी देख पाओगे। तो अगर आप अपने से ही झूठ बोलोगे, चाहे आपका बिजनेस है चाहे आपकी रिलेशनशिप है, आगे चल के सफर करेंगे। और सफरिंग एक वो मोमेंट है जब आप रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, पर सफरिंग और पेन जब आपको एक साथ होगा तो आप रियलिटी देख भी नहीं सकते और ना उसे मान सकते हैं, क्योंकि आप कोई दूसरी ही रियलिटी एज्यूम कर रहे हैं और आपको वो रियलिटी नहीं कुछ और रियलिटी चाहिए। मतलब अब मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ कि आपके एक दोस्त का ब्रेकअप होता है, आप बहुत आसानी से उसे बोल देते हो कि भाई मूव ऑन कर ले, ऐसी थी या जो भी था आगे मूव ऑन कर, सही हो जाएगा। और उसे ये बात नहीं समझ में आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो विश क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एक दूसरी रियलिटी को विश कर रहा है, क्योंकि जो हमारी डिजायर होती है वो हमें रियलिटी को देखने नहीं देती। नेक्स्ट आता है स्टोरी बायस। वी ट्राई टू शेप एवरीथिंग इनटू स्टोरीज। हम साइंटिफिकली सोचने से पहले माइथोलॉजीज और कहानियों में विश्वास ज्यादा रखते हैं। चलो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक ब्रिज कोलैप्स हुआ है, तो सबसे पहले क्या बातें होंगी उसके बारे में कि वहां पर कौन ड्राइवर गलत टाइम पे गलत जगह पे था। अगर वो ड्राइवर मर जाता है तो मीडिया उसका सारा बायोडेटा न्यूज़ पे कवर करेगा, और अगर वो बच जाता है तो लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ेंगे। और लास्ट में बात आएगी कि भाई
ब्रिज कोलैप्स कैसे हुआ, गलती किसकी थी, ठेकेदार की गलती थी, किसकी गलती थी, ये सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। पहले हर कोई स्टोरी बना रहा होगा, एंड दिस इज बिकॉज स्टोरीज अट्रैक्ट अस एंड एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स रिपेल अस। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन स्टोरीज के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने को या दूसरे को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप जहाँ पर आज हैं वो एक अनप्लैन्ड, अनकनेक्टेड इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। नेक्स्ट बायस आता है सबसे बड़ा, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हैव द पावर टू चेंज रियलिटी। इज इट पॉसिबल टू लिव अ लाइफ free from expectation? Unfortunately no, but we can do something about it. Number 1, अपने और अपने loved ones से expectation बढ़ाई जा सकती है because that increases our motivation. And second one, lower your expectation for things you can't control. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्शन से नहीं चलती, उसके लिए नॉलेज चाहिए। अगर बिना नॉलेज और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे आप बैठ जाओगे स्टॉक मार्केट में तो डूब जाओगे। क्लियर थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के बारे में एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत में भी कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे पहला है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जूलियस सीजर सेड, इफ यू वांट इट डन देन गो, इफ नॉट देन सेंड। जब तक कोई भी इंसान प्रिंसिपल एज अ ओनर बन के काम करेगा तब तक का वो काम ढंग से करेगा, और जब वो एजेंट की कैटेगरी में चले जाएगा तो वो सिर्फ करने को करेगा इस काम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईसॉप का कॉन्सेप्ट। ईसॉप होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को उस कंपनी के स्टॉक्स दे देती है जिससे वो एजेंट की कैटेगरी से प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ जाए। इससे क्या होगा, एक डायरेक्ट प्रॉफिट लिंक हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ईसॉप मतलब जो स्टॉक हैं कंपनी के उनकी वैल्यू ज्यादा जाएगी, तो जब भी एम्प्लॉय चाहें वो ईसॉप को कंपनी को बेच सकते हैं और उनकी वैल्यू जब जितनी भी होगी उस समय उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें अगर किसी से कुछ काम करवाना है तो उसे एजेंट की कैटेगरी में नहीं डालना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे वो अपने आप को प्रिंसिपल समझे और काम को अच्छे से करे। नेक्स्ट नवल रविकांत कहते हैं इसमें, इफ यू कांट डिसाइड द आंसर इज नो। क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए, क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए, क्या मुझे इस सिटी में मूव हो जाना चाहिए, क्या मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या किस पार्टनर के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इफ यू कांट डिसाइड द आंसर इज नो। नेक्स्ट नवल रविकांत कहते हैं, एम्प्टी स्पेस इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास पूरे वीक में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप पूरी तरह से फ्री हो और आपके पास अपने लिए टाइम है, तो आप सोच नहीं पाओगे, मतलब क्लियरली थिंक नहीं कर पाओगे। आपके पास न्यू बिजनेस आइडियाज नहीं आएंगे, ना ही आप गुड जजमेंट ले पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आपके पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आ जाए बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें ग्रेट आइडियाज भी तभी आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से बोर हो चुके होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वीक ही बोर हो जाएं, काम ही ना करें, ऐसे नहीं आएगा कुछ, पर मिनिमम वीक में एक दिन आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, हाउ टू थिंक क्लियरली एंड बिल्ड गुड जजमेंट पे। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।